एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं। ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया। अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू, पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है।
मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है, आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी। तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी, ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है। कामथी नगर के जंगल में पीलू विष्णु जी की भक्ति करती थी। हर दिन पीलू अपने घर में विष्णु जी की आरती करती थी और उनको सुंदर सुंदर फूल अर्पित करती थी। वो अपना पुराना ऑटो चलाकर अपना और अपने बेटे बबलू का खर्चा चलाती थी। पीलू जितनी मेहनती थी, बबलू उतना ही आलसी था। बेटा बबलू, तू अपनी उम्र के लड़कों को देखो, सभी मेहनत कर रहे हैं, मगर तू है कि कोई काम नहीं करता और सिर्फ आलस करता रहता है। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, आखिर कब तक मैं घर का खर्च चलाऊंगी? माँ, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऑटो नहीं चला सकता। ये ऑटो ही है हमारे पास, ये नहीं चलाना चाहता तो क्या करना चाहता है तू? ये खटारा पुराना ऑटो है, अब जमाना बदल गया है माँ। तो तू नया ऑटो ले ले। बबलू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। हे विष्णु जी, मैं क्या करूँ? मेरी तो ये लड़का सुनता ही नहीं है। एक दिन पीलू ऑटो चलाते चलाते चक्कर आकर गिर जाती है। उसे चोट लगती है तो उसको कुछ दिन घर में आराम करना पड़ता है, लेकिन बबलू फिर भी काम की तलाश नहीं करता है। इस बात से पीलू दुखी हो जाती है। हे भगवान विष्णु जी, आप ही मेरे बेटे का कल्याण कीजिए। इस उम्र में ये इतना आलसी है, ये कोई काम नहीं करेगा तो मैं इसकी शादी कैसे करवाऊंगी? और अब तो
मेरा ऑटो भी पुराना हो रहा है, घर में कमाई नहीं होती है और ये लड़का है कि सिर्फ समय बर्बाद करता रहता है। पीलू की भक्ति की पुकार विष्णु जी सुनते हैं और पीलू के सामने प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो। हे विष्णु जी, आप मुझे दर्शन दिए, आपकी कृपा अपरंपार है। आपका बहुत धन्यवाद भगवान, आप ही मेरे सहारा है। बेटी, तेरे जैसे भक्त आज के समय बहुत कम होते हैं, जो इतनी मुसीबतें सहते हुए भी मुझे ही याद रखते हैं। तेरे बेटे को सच्ची मार्ग में लाने की जिम्मेदारी अब मेरी। तू कल बबलू को जंगल से कुछ लकड़ी लेने के लिए भेजना, मैं आगे देख लूंगा। फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू बबलू को जंगल में से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। बबलू जंगल जाता है तो उसे एक साधु दिखाई देते हैं जो पत्थर और बांस से एक ऑटो रिक्शा बना रहे थे और फिर उसको तुरंत ही गायब कर देते हैं। साधु महाराज, मैं अभी आपको बांस और पत्थर का ऑटो बनाते देखा। क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं ऐसा बांस और पत्थर का ऑटो बनाना? तुम्हारा नाम बबलू है ना? तुम्हारी माता का नाम पीलू है। साधु बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। पीलू बहुत अच्छी विष्णु भक्त है, लेकिन तुम बहुत ही आलसी हो। मैं तुम्हें पीलू के बेटे होने की वजह से अनोखा ऑटो बनाना सिखा दूंगा, लेकिन याद रखना, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बिना रुके तुम लगातार ऑटो को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चुके तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बबलू डर जाता है और साधु से लगातार सुबह से शाम तक, फिर रात से अगले दिन तक बिना रुके बांस और पत्थर का ऑटो बनाना सीखता रहता है। हे साधु बाबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी जय हो। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। बेटा, तू कल सुबह से घर नहीं आया। बबलू पूरी बात उसको बता देता है। बेटा, ये साधु महाराज असल में भगवान विष्णु जी हैं। और फिर साधु भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं। बेटा, तू मेरी प्यारी भक्त पीलू का बेटा है, इसलिए मैंने तेरा कल्याण किया है। अब तू अपनी माँ का ख्याल रखना। हे विष्णु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा और आपकी पूजा भी नहीं करता हूँ। मैं बस आलस करता रहता हूँ। आपकी कृपा से अब मैं सही रास्ते में आ गया हूँ। अब से मैं कड़ी मेहनत करूँगा और माँ की सेवा भी करूँगा। आपकी जय हो भगवान। और फिर इस तरह से पीलू की भक्ति से उसका बेटा मेहनत करने लगता है और तरक्की करता है। इस तरह से दोनों माँ बेटे अब भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही
काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू, आज क्या बात है? तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी, मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू।
इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई। रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू? ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू, आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो। तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ। तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है।